कहाँ गए मुझे याद कराने वाले, आजकल आने रहे। अच्छा, तो हुआ क्या, हुआ ये कि अब अंग्रेजों को ये एक ऑप्शन दिख रहा था कि नया नवाब आया है, कमजोर है, तो इसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाओ। नहीं, और कॉन्स्पिरेसी में शामिल होकर के इसका फायदा उठाओ। आप कमजोर पड़ते हैं तो आपके साथ कई सारी चीजें जो है, जो आपके दुश्मन होते हैं, एनिमी होते हैं, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये हर जगह होता है। आप देखो ना, छोटा सा एग्जांपल देखो कि जितने भी ये प्रेजेंट सिचुएशन को अगर आप देखो, तो अभी जो गवर्नमेंट है, इससे पहले जब गवर्नमेंट थी लास्ट टेन्योर में, तो वो काफी पावरफुल थी क्योंकि मेजोरिटी के साथ आई थी। अब वो गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी नहीं ला पाई, तो वो आप देखोगे कि जितने भी उसके दुश्मन हैं, वो हमारे दुश्मनों के साथ सेटिंग करेंगे ताकि वो उसको कमजोर कर सके। नहीं, अब जितने हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले टेन्योर में अमेरिका, यूरोप और बाकी कंट्रीज के खिलाफ जो बोला, अब वो उल्टा कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। अमेरिका के डेलीगेट्स जो है वो कश्मीरी लोगों से मिल रहे हैं, सेपरेटिस्ट से मिल रहे हैं, कोई हैदराबाद में जाकर के, है ना, जो अलग अलग रिलीजन के लीडर हैं उनसे मिल रहे हैं। तो इस तरह से कि बेसिकली रीजनिंग की क्लास लगती है, रीजनिंग क्लास में आया था, आपको फिर पता चला कि also equal to प्रगति रेशियो में बढ़ती है। गुड मॉर्निंग पलक। तो कहाँ पे डिस्कशन थी, जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से वीक जो, क्योंकि पूरी मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है, मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है तो उसमें जितनी भी ताकतें हैं वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। जो पहले आपसे डर रहे थे वो अब हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी कमजोरी को और ताकत, अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमें और कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तो ये हर जगह होता है, ये सिस्टम आज का नहीं है, पहले का है। तो घसीटी बेगम वगैरह जो थे, वो उनका जो बेटा, अब घसीटी बेगम चाहती थी कि वो उनका बेटा जो है वो गद्दी बैठे, और उसके लिए वो कॉन्स्पिरेसी कर रही थी। जब नवाब को पता लगा कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो रही है उसके महल में ही, उसके रिश्तेदार ही कर रहे हैं, तो उसने ऑब्वियस है उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो वो लोग भाग के अंग्रेजों के पास चले गए, फोर्ट विलियम में। तब नवाब ने उनको देने के लिए कहा कि आप हमारे जो है, जो यहाँ से फिगरेटिव हैं, आप उनको वापस कीजिए। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया, और ये भी एक कारण था नवाब और अंग्रेजों के बीच के रिलेशन को खराब करने का। ठीक है, तो ये सिस्टम ऐसा नहीं था कि एक ही बार के कारण से ऐसा कुछ हो रहा था। अब मामला क्या हुआ, अब मामला ये हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी तो हो गए। अब मीर जाफर जो है गद्दी पे बैठ गए। अब मीर जाफर के बाद अगला नाम किसका है आपके लिस्ट में, देखिए। अरे नहीं भाई, जो पर्सनालिटीज लिखाई थी आप लोगों को, जो पर्सनालिटीज पर्सनालिटीज लिखाई थी ना आप लोगों को, मीर कासिम, देखो
मीर कासिम, और क्या लिखाया था? सुजाउदौला लिखाया था, शाह आलम टू लिखाया था। अब ये कैरेक्टर आएंगे आपके सीन में। अब इस बात को समझो। अब मीर जाफर गद्दी पे तो बैठ गया। मीर जाफर को क्या लगा? दुश्मन का दुश्मन, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। दुश्मन का दुश्मन कभी आपका दोस्त नहीं होता। वो अपने मतलब से आया है और जब मौका मिलेगा फिर आपको भी खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। तो मीर जाफर को लगा कि दुश्मन का दुश्मन यानी कि दुश्मन उसका है सिराज, सिराज का दुश्मन अंग्रेज, तो अंग्रेज हमारे दोस्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर मीर जाफर को अपना सिंहासन दिख रहा है, नवाबशाही दिख रही है, तो अंग्रेजों को क्या दिख रहा है? अंग्रेजों को दिख रहा है एक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किस तरह का? अंग्रेजों को अपॉर्चुनिटी ये दिख रही है कि एक बार अगर नवाब हमारे कंट्रोल में आ गया तो हमेशा हमारे कंट्रोल में रहेगा। और जिस तरह से एक नवाब के जाने के बाद, दूसरा नवाब आने के बाद हमें गिफ्ट मिले, पैसे मिले, जमींदारी मिली, वैसा ही अगर ये नवाब भी जाएगा और नया नवाब आएगा तो हमें फिर से पैसे मिलेंगे। यानी कि एक तरह समझ लीजिए कि बंगाल की जो नवाबशाही है, नवाब की जो गद्दी है, वो उनके लिए एक दूध देने वाली गाय बन गई कि वो उनको हमेशा दूध सप्लाई करते रहेंगे, उनको चीजें मिलती रहेंगी, खजाना मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा और एक कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। अच्छा, किसी को कहीं से पैसे मिल रहे हों और वो आदमी आपके कंट्रोल में है तो आप चाहेंगे कि वो आपके हाथ से जाए? अब मीर जाफर को ये बात समझने में टाइम नहीं लगा कि वो अंग्रेजों के चंगुल में फंस चुका है। जिसने बेईमानी की, जिसने देशद्रोह किया, जो अपने ही लोगों के साथ दगाबाज बना और अंग्रेजों से मिलकर के अपने ही नवाब को मरवाया, अब वो फिर अंग्रेजों के चक्कर में फंस चुका है। अब उसके पास भागने का ज्यादा ऑप्शन है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी इंसान क्या करता है? एस्केप रूट ढूंढता है। अंग्रेजों को ये बात अच्छे तरीके से पता थी कि जिस हिसाब से मीर जाफर को पैसे देने पड़ रहे हैं, चीजें देने पड़ रही हैं, अंग्रेजों को बार बार गिफ्ट देना पड़ रहा है, उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, ट्रेडिंग राइट्स के लिए डिमांडें बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आदमी कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की। कोशिश करता है छुड़ाने की, तो क्या होता है? वो नए टाई अप्स करने की कोशिश करता है। ऐसे तो छूट नहीं सकता। अब फ्रांसीसी तो पहले ही हार चुके हैं। फ्रांसीसियों का तो अब औकात रही नहीं है अंग्रेजों से मुकाबला करने की। बंगाल का नवाब जो है वो किस मुंह से जाएगा मुगल बादशाह के पास या किसी और नवाब के पास जिसने अपने ही नवाब को मरवा दिया? ये बात किसी से छुपी तो थी नहीं। तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? डच। तो बंगाल का जो नवाब है मीर जाफर, वो डच के साथ एक एग्रीमेंट करने की कोशिश करता है जिसमें वो डच की हेल्प से अंग्रेजों को बंगाल से भगाने की कोशिश करता है। दो कमजोर लोग मिलकर के एक ताकतवर को हराने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम पे उनका ट्रेंडिंग था, बंगाल में था ही, स्टेशंस भी अलग अलग थे। तो क्योंकि बंगाल ट्रेडिंग पोर्ट एरिया है, व्यापार से भरा हुआ, तो हर कंपनी वहां होती थी। तो डच के साथ टीटी करने के बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ बेदेरा। अंग्रेजों को जैसे ये पता लगा कि मीर जाफर डच के साथ टीटी कर रहा है, इससे पहले कि वो एक बड़ी परेशानी बने, उन्होंने पहले ही डच को हराया बैटल ऑफ बेदेरा में। और बेदेरा में हराने के बाद डच इस सीन से बाहर निकल गए। लेकिन अंग्रेजों को मौका मिल गया मीर जाफर के खिलाफ एक्शन लेने का, क्योंकि बहाना पूरा था कि इन्होंने हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है और मीर जाफर को हटा के उसके बदले में हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं मीर कासिम, उनको गद्दी पर बिठा दिया गया, जो मीर जाफर का दामाद या जमाता था, सन इन लॉ। यहां तक कहानी समझ में आ गई? क्लियर है? बहुत अच्छा है, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब कहानी बहुत जल्दी समझ आते हैं आप लोग, है ना? समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, वेरी गुड। इंटेलिजेंट तो है आप लोग, है ना? नहीं है? ठीक है, समझ गए। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर।
तो लिख लें कुछ एक चीजों को। अलग क्या बात है, ऑनलाइन आ रहे हैं आजकल, आप ऑफलाइन आइए। अक्सर जगह का नाम। ठीक है जी, कब हुआ था? 57 के बाद तुरंत समझ में आ गया मीर जाफर को कि ये तो मैं गलत ट्रैप में फंस गया, मैं ठगों के चक्करों में फंस गया। अंग्रेज ठगी थे। अंग्रेजों का तरीका क्या था, वो मारते थोड़े थे किसी को। शेर को अगर आपने नाखून काट दिए, दांत निकाल दिया और 10-15 दिन भूखा रख दिया तो क्या बचेगा उसमें? शेर थोड़ी है। शेर की ताकत तो उसके नाखून, दांत और उसकी स्ट्रेंथ है ना। आपने उसकी स्ट्रेंथ ही खत्म कर दी। अब उस शेर को चाहे तो ब्यूटी पार्लर ले जाओ, पेडिक्योर मेडिक्योर करवा दो, क्या कहते हैं, पेडिक्योर और मैनिक्योर करवा दो, है ना। हेयर कटिंग भी करवा दो बिल्कुल स्टाइल वाला। शेर बेचारा कुछ करेगा? कुछ नहीं कर सकता, भूखा है, कमजोर है, दांत नहीं है, नाखून नहीं है। तो शेर जो है वो कमजोर करने में अंग्रेज बिलीव करते थे। और जब मौका मिले, लगे कि अब ये शेर हमारे काम का नहीं है, उसको जंगल में छोड़ो, शिकार करो और उसके ऊपर पैर रख के ये दिखाओ कि मैंने शेर को मारा है। शेर तो पहले ही मर चुका है। तो ब्रिटिश पॉलिसी बहुत सिंपल है, वो एकदम से नहीं खत्म करते, उसको तब तक रखते हैं जब तक वो उसके काम का रहे। जैसे ही वो काम से खत्म होता है उसको खत्म। तो यहां पे मीर जाफर भी उनके लिए एक, क्या कहते हैं, मोहरा ही था। और मीर जाफर का बेहतरीन इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया, उसकी ताकत का इस्तेमाल अपने खिलाफ नहीं होने दिया, उसको नवाब बना दिया। लेकिन अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है इन सब चीजों में? मीर जाफर नवाब तो बन गया, लेकिन ना उसके पास ताकत है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास कोई सिस्टम है, ना फ्रीडम है, क्योंकि वो पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में है। वो ये बात समझ ही नहीं पाया कि जिनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं नवाबशिप लेने के लिए, अल्टीमेटली नवाब बनने के बाद भी क्या मेरा पीछा वो छोड़ देंगे? क्यों छोड़ेंगे? और यही हाल इसका हुआ। तो मीर जाफर ने क्या किया, डच के साथ टीटी की। और 1759 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बेदेरा, बैटल ऑफ, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और डच इस लड़ाई से अपने आप को वो बाहर कर गए। अब मीर जाफर खत्म, ये भी गया, सिराज गया, मीर जाफर गया, फिर कौन आया? बिल्कुल ठीक, देखिए आप लोगों को याद है, क्या बात है। नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है। आप लोग अब धीरे धीरे आपको फील नहीं हो रहा, आप इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, है ना। आपके अंदर वो ज्ञान की जो रोशनी है वो जलनी शुरू हो गई है। तमशो मां ज्योतिर्गम्य, लेट द लाइट ऑफ नॉलेज केम फ्रॉम ऑल द टाइम, ऑल द वे। ज्ञान की रोशनी है वो हर तरफ से आने दो मेरे अंदर है। मीर कासिम साहब आए। मीर कासिम साहब कौन है? इनके सन इन लॉ, दमाद। मिल गया बढ़िया बंदा। अब मीर कासिम आया तो फिर इसने अंग्रेजों को क्या दिया, लिखिए, गिफ्ट दिए। और साथ में 3 और जगह दे दिए जहां की वो जमींदारी उनको मिल गई। कौन कौन सा है? बर्धमान, मिदनापुर और चितगांव।
चितगांव मेरे ख्याल से मिदनापुर, चितगांव तो खैर वही बांग्लादेश में है। जी चित्तगोंग, GONG, ओ है चितगोंग, चितगांव कहते हैं उसको। चितगांव आपका चितगांव आर्मर रेड, ये एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। फ्रीडम स्ट्रगल, बाघा जतिन, हाँ बाघा जतिन थे जिन्होंने कोशिश की थी कि उन्हीं के आर्मर, उससे पिक्चर ही बनी है दीपिका पादुकोण की। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश की जो आर्मर्स थी ना जहां पे, उसको रेड करके उन्हें खिलाफ रिवोल्ट करने की प्लानिंग की थी। लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत चालाक होते थे, वो एक जगह बंदूक रखते थे, दूसरी जगह गोली रखते थे, कि अगर कोई लूट भी लिया तो सिर्फ बंदूक मिला उसको या सिर्फ गोली मिली, और यहीं पे फेल हो गया था। जी, तो मीर कासिम ने क्या दिया, बर्धमान, मिदनापुर, चितगांव फिर से मिल गया। लेकिन मीर कासिम यहां पे एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हमें दिखाई है। मीर कासिम ने क्या कहा, मीर कासिम ने सबसे पहले क्या किया, मीर कासिम ने सबसे पहले अपना कैपिटल जो है वो शिफ्ट किया। कहां से कहां से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर चले गए। मुंगेर बिहार में है। क्यों गए, उनको लगा कि वो अंग्रेजों के चंगुल से बच जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है बंगाल में ही सिचुएटेड थे अंग्रेज, और इन द मीन टाइम अपनी आर्मी को मजबूत करने की कोशिश भी करने लगे। आर्मी को वेस्टर्न लाइन में तैयार करने की कोशिश वो करने लगे। अब यहां पे मीर कासिम के लिए चैलेंज क्या था, एक तो मीर कासिम के लिए चैलेंज था पहला कि अंग्रेजों की जो अनजस्टिफाइड डिमांड्स थी, जो अनजस्टिफाइड डिमांड्स थी वो पूरा करना था। भाई कभी भी वो पैसे मांग लेते थे, कोई भी ट्रेडिंग राइट मांग लेते थे, जो ट्रेडिंग राइट्स मिली भी थी उसको मिसयूज कर रहे थे। तो एक तो उसको फेस करना, दूसरा दस्तक का मिसयूज। दस्तक का मिसयूज कैसे हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुड्स पे दस्तक मिला था, राइट, याद है ना दस्तक, याद है दस्तक जो फारूक शाह ने दिया था फरमान में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो अपने पर्सनल ट्रेड में भी उसका इस्तेमाल कर रहे थे। चलो यहां तक भी सरकार मान जाए, चेंज करना बड़ा मुश्किल है कि कौन कंपनी का है कौन ऑफिसर का, कैसे बताओ। लेकिन इंडियंस को भी, इंडियन व्यापारियों को भी दस्तक राइट बेच जाने लगे। इंडियंस क्या करते थे कि टैक्स मान लीजिए 100 रुपए का बन रहा है, अंग्रेजों को बोला जी आप हमसे 40 रुपया 50 रुपए ले लीजिए, 50 रुपए का बेनिफिट फिर भी हो रहा है, और हमें ये राइट दे दीजिए। अंग्रेज पैसे लेते थे और दस्तक का राइट दे देते, यानी कि पहले कंपनी का लॉस जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, प्राइवेट ट्रेड में टैक्स का लॉस जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, तीसरा लॉस भारतीय इंडियन ट्रेडर्स थे बड़े बड़े, वो भी नहीं दे रहे हैं आप। अच्छा ये लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लॉस ये भी हो रहा है कि जो भी इंडियन ट्रेडर छोटे लेवल के व्यापारी हैं, अब उनका सामान कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उनका सामान महंगा है टैक्स के कारण, और जो अंग्रेज हैं उनका सामान सस्ता है क्योंकि उनमें टैक्स ही नहीं है। तो व्यापार भी खत्म, रेवेन्यू भी खत्म, पैसा भी नहीं आ रहा, व्यापार भी नहीं आ रहा। तो इससे क्या हो गया, मीर कासिम परेशान हो गया, इसके पास कंप्लेन्स आने शुरू हो गए कि सर अब क्या करें, कैसे व्यापार करें, और बंगाल गढ़ है व्यापार का, उस समय भी अरबों का व्यापार होता था वहां, तो सोचिए कितना नुकसान हो रहा था। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम निकला समझदार, उसने क्या किया, ही एग्जेम्प्टेड टैक्स फ्रॉम एवरीवन टू एवरीवन, उसने हर किसी के ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो ड्यूटी थी वो हटा दिया। सब एक ही मैदान में आ गए, एक ही लेवल पे आ चुके हैं अब, इंडियंस भी, अंग्रेज भी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी।
पहले सिर्फ उनको प्रिविलेज थी, अब वो प्रिविलेज उन्हें सबको दे दिया, सब बराबर हो गए। नहीं, अब सब जब बराबर हो गए तो ये बात भी अंग्रेजों को चुभने लगी कि हम कैसे बराबर हो गए, कि पहले तो बहुत सारे बेनिफिट्स ले रहे थे, अब वो बेनिफिट नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा तो दोनों के बीच रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो गया, और मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कुछ झड़पें भी हुई, जिसमें मीर कासिम हार गए और भाग के कहां चले गए? हाँ, अवध के नवाब कौन है? हमारे सेकंड लास्ट कैरेक्टर कौन है? सुजा। सुजी से याद करो। सुजी नहीं है, सुजा, ए है लास्ट। सुजाउद्दौला के पास चले गए। अब सुजाउद्दौला के पास गए तो वहां से उन्होंने टाई अप किया किसके साथ? शाह आलम, हमारे आखिरी कैरेक्टर जो इसमें आपको दिखाई देंगे, से भी कांटेक्ट किया। क्लियर? समझ में आ गया? ये तीन ताकतें आपस में इकट्ठी हो रही हैं, किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ये ताकतें नहीं है, अवध का मतलब पूरा का पूरा यूपी बेल्ट हो गया, यूपी, यूपी बेल्ट हो गया पूरा यूपी लगभग। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा तो पहले से उनके कब्जे में था, अब यूपी भी आ गया। और शाह आलम का मतलब दिल्ली और उसके आगे की टेरिटरी सारी, यानी कि पूरे का पूरा नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया अंग्रेजों के कब्जे में आ सकता था अगर अंग्रेज इस लड़ाई को जीतते। और ये लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। ये तीन सेनाएं तैयार हो गई, लगभग 50,000 की आर्मी बनी, बड़ी सी सेना। अंग्रेजों के पास करीबन 10,000 की सेना थी। अब एक लड़ाई इनएविटेबल था जो हुआ 1763 में, ठीक है, और 1764 में, और उसमें ये तीनों ही सेनाएं अंग्रेजों से हार गई। इसकी डिटेल्स थोड़ा थोड़ा है, लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे कि हारने के बाद क्या क्या हुआ। लिखिए। तो पहला काम इसने क्या किया? शिफ्टेड कैपिटल टू मुंगेर, बिहार चले गए। नेक्स्ट काम क्या किया इन्होंने? ठीक है, abolished all duties on internal trade, this brought this English and Indian trader at par. ठीक है, the step infuriated the British. infuriated का मतलब क्या होता है? गुस्सा दिलाया। Few battles took place
happened, two battles happened in 1763 with Mir Qasim where he defeated and fled to, very good, क्या बात, क्या बात, देख लिया, यहां तक कहानी समझ में आ गई, हमारे सारे कैरेक्टर समझ में आ गए आपको जो मैं लिखाए थे, अलीवर्दी खान से लेके सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, मीर कासिम के बाद सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला के बाद शाह आलम टू। अभी अवध चले गए और यहाँ पे जाकर के इन्होंने बात की वहां के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम टू और तीनों की सेनाएं मिली और इन्होंने शुरुआत की किसकी, बैटल ऑफ बक्सर की। तो लिख लीजिए। इन द मीन टाइम आप मेरे से पूछोगे सर जब मीर कासिम भाग गए तो नवाब कौन बने, पूछो। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन इज पेनिंग मी। एक पीछे का डायलॉग है ये, क्वेश्चन इज पेनिंग मी। आप भूल गए जफर साहब को, मीर जाफर को फिर से बना दिया। अभी समय क्या, पानी मेरा ही है ना, मीर जाफर को फिर से गद्दी दे दिया गया। अंग्रेजों को क्या मतलब है कौन बैठा है गद्दी पे, उनको तो बेनिफिट से मतलब है। क्योंकि मीर कासिम भाग गया तो जो पिछला नवाब था उसको बिठा दिया गया गद्दी पे। कोई ऑप्शन है आपके पास? अब तो मालिक आपके अंग्रेज है ना, दीन ईमान क्या, नवाब बनने से को मना करेगा? आप मुझे बताओ। धक्का मारे घोड़े निकालते थे, प्यार से निकालते थे वो। Highness, you're not supposed to be the नवाब। प्यार से बात करते थे अंग्रेज, ऐसे थोड़ी ना कि बेइज्जती कर दी। एजुकेटेड है, पंजाबी फिल्म चल रही थी, सच्चे सच्चे गल दस मां मेरे पियो दा कत्ल किन्ने कीता सी है। मैं ते मेरा गंडासा है, युवराज फाइनेस्ट एक्टर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। खाना वाना खाना होगा, वहीं पे रहते थे वो लोग, महल में ही, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यही तो पॉलिसी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रिटिश पॉलिसी। आप भी मर जाए लाठी में ना टूटे, अगर किसी से सीखना है ना आपको, अगर आपको सही मायने ब्यूरोक्रेट बनना है और अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है, डिप्लोमेट बनना है, तो ब्रिटिशर्स से बढ़िया आपको कोई नहीं सिखा सकता। इनकी जो पॉलिसी है आप देखिए ना, सबसे पहले बात समझिए कि आदमी जब व्यापार करता है तो पैसे लगाता है ना, पैसे लगाता है ना। इन्होंने बिना पैसे लगाए बिजनेस किया। हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हुए। इंडिया का पैसा ही कमा रहे हैं रेवेन्यू के थ्रू, उसी पैसे से सामान खरीद रहे हैं, उसी पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसी पैसे से प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंडियंस के ही पैसे से आर्मी बना रहे हैं, इंडियंस को ही रिक्रूट कर रहे हैं, लड़ाई भी इंडियंस के खिलाफ ही कर रहे हैं और राज भी स्टेब्लिश कर रहे हैं। इससे बढ़िया एग्जांपल क्या मिलेगा आपको? है कोई एग्जांपल? और आपको एहसान भी जता रहे हैं, आप पे रूल करके आपके ऊपर एहसान भी जता रहे हैं कि हम तो जी आपको सिविलाइज करने आए, आपको तो कपड़ा पहनना ही नहीं पता, धोती पहनते हो, अजीब सा कपड़ा ये है क्या है? पजामा पहनते हो, पैंट शर्ट पहनो,
कैसे जमीन में बैठे खाना खाते हो, टेबल चेयर में बैठे खाओ, एक ऐसे हाथ से खाते हो, छुरी कांटे से खाओ। हम पे साझेदार है, हमें ही पीट रहे, हमें ही ब्लैक डॉग कह रहे हैं। सोचो ना, हमें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हम लोग तो मान चुके थे कि अंग्रेज सुपीरियर है। इंडियंस की एक खास बात है कि गोरे लोगों को देख के वो मान लेते हैं कि ठीक ही होगा, अगला थोड़ी करेगा, इतना बढ़िया दिख रहेगा थोड़ी करेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, आप इस बात को समझो कि जो ब्रिटिश पॉलिसी है वो खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा समय के साथ चीजों का इस्तेमाल करना समझ जानते हैं। मीर जाफर को फिर से गद्दे बिठा दिया और मीर कासिम को जो भाग चुका है वो अब लड़ाई की तैयारी कर रहा है। और यहां पे हमें दिखाई देगी ब्रिटिश मिलिट्री पावर, क्योंकि अभी जो इससे पहले लड़ाई हुई थी वो कॉन्स्पिरेसी की लड़ाई थी, आपको ही पता है, सेना नहीं लड़ रही है। लेकिन अभी 5 गुना बड़ी आर्मी को यहाँ पे ब्रिटिशर्स हराते हैं। और उसके बाद इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो मुगल्स भी उनके कंट्रोल में आ चुके हैं और अवध का नवाब भी उनके कंट्रोल में आ चुका है। और इसके बाद आप देखोगे अवध कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गया और अल्टीमेटली 1856 में माल एडमिनिस्ट्रेशन या खराब एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे अंग्रेजों ने अवध को अपने एम्पायर में मिला लिया। और उसके आखिरी नवाब का नाम क्या था? नवाब वाजिद अली शाह। फिल्म है, यूट्यूब में देखना चाहें देख सकते हैं, उसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। बोरिंग लगेगी आपको, लेकिन हिस्टोरिकल पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है। उसमें संजीव कुमार हीरो है, देखिएगा कभी मौका मिलेगा तो। शतरंज के खिलाड़ी, उसमें 2 शतरंज के खिलाड़ी होते हैं, दोनों रईस होते हैं, पुराने जमींदार, और दोनों शतरंज खेल रहे होते हैं और उनके खेलते खेलते ही अवध अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। बहुत बड़ा पिक्चर। आइए कुछ फैक्ट्स लिख लें, लिखिए। तो लिखिए, मीर कासिम सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध and Shah Alam II was defeated by East India Company, a British Hector, under Hector Munro. ब्रिटिश जनरल जिसने हराया था एट 1764। अक्टूबर चाहे तो ले सकते हैं। अंग्रेजों को करीबन 847 लोगों का लॉस हुआ था और
इंडियन के तीनों कंबाइंड आर्मी को करीबन 3000 लोग की शहादत देनी पड़ी थी। इंडियंस के जो आर्मी थी करीबन 40 से 50,000 की आर्मी थी, और जो ब्रिटिश थे वो करीबन 7,027 सोल्जर्स थे। करीबन 6-7 गुना बड़ी आर्मी को हराया था। नहीं, बेटर टेक्निक से, बेटर हथियारों से और सही तौर तरीकों से, ट्रेनिंग से इन्होंने अपने से 6 गुना बड़ी आर्मी को बुरी तरीके से हरा दिया। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स फॉट इन इंडिया, है ना। और इसने इंश्योर कर दिया कि अब ब्रिटिशर्स के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इससे पहले 1761 में मराठे ऑलरेडी हार चुके हैं। कौन सा हार चुके हैं बैटल? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। यानी कि अगर हम देखें तो मराठे जो थे वो अपना एक्सपेंशन नॉर्थ की तरफ कर रहे थे, और ये इस इंसिडेंस के बाद 1761 के बाद जब अहमद साहब दाली के साथ लड़ाई में, पानीपत की लड़ाई में वो हार जाते हैं, तो उन्होंने अपने आप को नॉर्दर्न एक्सपेंशन रोक देते हैं। तो इसीलिए अब ये माना गया कि अब ब्रिटिश ही हैं जो एक रही सही कंटेंडर के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस लड़ाई के बाद, इस हार के बाद एक ट्रीटी साइन की गई। ट्रीटी में क्या क्या था वो लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखिए 1765 Clive was made the governor of Bengal. एक जरूरी कॉल कर लेते हैं। जी ठीक है, क्लाइव को गवर्नर बना दिया गया सेकेंड टाइम। उसके बाद आप देखेंगे जी, क्लाइव को कर दिया गया, और क्लाइव ने क्या किया? ही बेसिकली प्रिपेयर्ड a treaty and signed a treaty with शाह आलम II। इसकी वीडियो दिखाऊं? एंड सुजाउद्दौला। क्या कहते हैं इसको? अबे ट्रीटी का नाम क्या है? यस, वेरी गुड।
सिटी ऑफ इलाहाबाद, सिटी ऑफ इलाहाबाद की दिखाऊं वीडियो? जान लो तुम लोग मेरे, भेज दिया। कौन सा बैटल? अब बैटल में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ना। क्या करते हैं? जानवर खाने के लिए होता है और क्या?